Delanshi Trivedi, and today I would like to tell you about the digestive system of Balanoglossus. So here I have prepared some slides for you. So I'm going to share my slides with you. So these are my slides. Okay, let's talk about the alimentary canal. सबसे पहले हम लोगों को जब भी हम किसी भी एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले उसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी कैसी है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये सारी जनरल चीज़ें हमें जनरली पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। इन बैलेनोग्लॉसस द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब। ठीक है, तो बैलेनोग्लॉसस में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्ट्रेट फॉर्म में होती है। बट अगर आप अदर एनिमल्स की बात करें हेमिकॉर्डेटा में, तो कई सारे एनिमल्स हैं जिनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होगी, यू शेप्ड होती है। बट जो अगर बैलेनोग्लॉसस की बात करें तो बैलेनोग्लॉसस में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्ट्रेट टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। इट्स इंटीरियर ओपनिंग द माउथ इज़ वाइड एंड सर्कुलर and situated on the ventral side in a groove between a proboscis stalk and collarate। ठीक है, तो आपका इंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज़ माउथ, जो कि एक वाइड ओपनिंग है, सर्कुलर स्लिट होती है आप कह सकते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है वेंट्रल सरफेस पर। अगर आप बैलेनोग्लॉसस की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले प्रोबोसिस होती है, उसके पीछे आपकी कॉलर होती है, उसके पीछे इसका जो है ट्रंक रीजन होता है। तो जो आपकी प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस और कॉलर जहाँ पर मर्ज हो रहे होते हैं, वो जो एक पॉइंट होता है जहाँ पर प्रोबोसिस कॉलर से अटैच हो रही होती है, प्रोबोसिस जो होती है वो कॉलर से अटैच टू द स्टॉक होती है। तो जो स्टॉक वाला रीजन और जो कॉलर का स्टार्टिंग पार्ट जिसको हम लोग कॉलरेट बोलते हैं, दोनों के बीचों बीच में एक स्लिट प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग माउथ बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट होगा, इसकी सिचुएशन कहाँ होगी, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद द पोस्टीरियर ओपनिंग और द एनस इज सर्कुलर अपर्चर एट द एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड ऑफ द ट्रंक। ठीक है, तो ट्रंक के सबसे लास्ट पार्ट पर एक सर्कुलर ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। बिटवीन द माउथ एंड एनस द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 4 रीजन्स। माउथ और आपका जो एनस है उसके बीच में जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट माउथ होगा और सबसे एंडिंग पार्ट जो होगा वो एनस होगा। बीच में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या हो सकते हैं, कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं, बक्कल ट्यूब या जिसको हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इसके बाद फेरिंक्स, फिर ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, ये 4 होंगे। यानी कि अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे माउथ होगा, उसके बाद आपका बक्कल कैविटी, फिर फेरिंक्स, फिर ईसोफेगस एंड देन उसके बाद आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन होता है। ठीक है, द वॉल आर कंपोज ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, जो वॉल होगी वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी है, लाइन इंटरनली बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डिवॉइड ऑफ द मसल फाइबर्स। जो मसल फाइबर्स होते हैं वो उसकी वॉल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो कि है माउथ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि माउथ कैसा होता है। यहाँ पर इट इज़ अ वाइड गैप एट द बेस ऑफ द प्रोबोसिस। ठीक है, अभी बताया कि प्रोबोसिस के बेस पर या जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं उस जगह पर लाइन वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है बिटवीन द कॉलरेट एंड प्रोबोसिस स्टॉक, कॉलरेट और प्रोबोसिस स्टॉक के बीच में। ठीक है, एक स्लिट प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ। अकॉर्डिंग टू द नाइट जोन्स इन 1952 इट कैन बी क्लोज्ड और ओपन एंड डज नॉट रिमेन ओपन परमानेंटली। ठीक है, तो जो है आपका नाइट जोन्स ने ये बताया कि 1952 में कि जो माउथ है वो परमानेंटली ओपन नहीं रहता है, ये ओपन और क्लोज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सम मसल्स। ठीक है, तो द माउथ इज़ प्रोवाइडेड विद 2 सेट्स ऑफ मसल फाइबर्स। 2 सेट्स होते हैं, कौन कौन से, रेडियल फाइबर्स टू ओपन इट, रेडियल फाइबर जो होंगे वो उसको ओपन करने के लिए, एंड द कंसेंट्रिक फाइबर्स टू क्लोज इट। ठीक है, और कंसेंट्रिक फाइबर्स होंगे जो माउथ को क्लोज कराने का काम करते हैं। तो माउथ लीड्स इनटू बक्कल कैविटी। ठीक है, तो माउथ जो होगा वो कहाँ लीड करेगा, बक्कल कैविटी में। एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ा
आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर आपका माउथ प्रेजेंट होता है, कहाँ पर आपका जो है कॉलरेट प्रेजेंट होगा, कहाँ स्टॉक प्रेजेंट होता है और कहाँ आपका जो आगे के प्रोसेस पोर्शंस हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ आप अगर देखें तो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, यहाँ ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ प्रोबोसिस, ठीक है। और प्रोबोसिस के ठीक पीछे हमने कहा था क्या होती है, कॉलर, और कॉलर के ठीक पीछे का जो पोर्शन होता है दैट इज़ ट्रंक। तो प्रोबोसिस वाला जो पोर्शन होता है वो कनेक्ट करता है कॉलर वाले रीजन से विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक, जो कि अराइज होता है प्रोबोसिस वाले पोस्टीरियर पार्ट से। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टॉक, और यू कैन से दिस इज़ पेडिंकल, ठीक है। पेडिंकल भी आप इसको बोल सकते हैं, और ये स्टॉक है। तो प्रोबोसिस और कॉलर, ये कॉलर है और कॉलर का इंटीरियर पार्ट जो होता है उसको हम लोग कॉलरेट बोलते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका स्टॉक। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ कॉल्ड एज माउथ। ये देखिए यहाँ पर माउथ, ये एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोबोसिस, स्टॉक और कॉलरेट के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ। इसके अलावा एक बैंड प्रेजेंट होता है, आपका सीलियरी बैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कहते हैं। ये सीलियरी बैंड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड की सेलेक्टिंग के लिए, कौन सा फूड माउथ के अंदर एंटर करना है वो, और कौन से फूड को हमें डिस्कार्ड करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और डिस्कार्ड करने के लिए जब जो भी फूड इसे नहीं चाहिए होता है तो ये क्या करता है, कॉलरेट को जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑर्डर देता है, और कॉलरेट जो क्या करती है इसके माउथ को कवर अप कर देती है। ये जो कॉलरेट है ये माउथ को कवर कर देती है, जिससे कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स थे, वो इसके कॉलर पर आकर के चिपक जाते हैं इस तरीके से। तो ये जो बैंड दिख रहा है ये क्या है, रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स हैं। तो जो है जो फूड पार्टिकल्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, मतलब जो पार्टिकल्स नहीं लेने लायक थे उनको यहाँ पर इस तरीके से कवर अप कर दिया जाता है माउथ को, जिससे कि वो फूड पार्टिकल्स अंदर ना जा पाए। तो ये जो बैंड है प्री ओरल सीलिएटेड बैंड, ये इसको रेगुलेट करता है और इस तरीके से ये होगा। इसके अलावा जो है माउथ यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये माउथ आगे कंटिन्यू होता है बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी जो है कॉलरेट वाले रीजन पर आपकी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आपकी जो है बक्कल कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो बक्कल कैविटी कहाँ, कौन से जोन में प्रेजेंट होगी, कॉलर जोन में, जबकि माउथ जो है वो प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये होगा। तो होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बक्कल कैविटी की पोजीशन को देख लेते हैं कि क्या बक्कल कैविटी में कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो बक्कल कैविटी, द शॉर्ट बक्कल कैविटी लाइज इन द कॉलर रीजन पर प्रेजेंट होती है। इट इज़ लाइंड विद सीलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है, सीलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स से लाइंड अप रहती है। फ्रॉम इट्स रूफ अराइजेज अ स्टिल हॉलो buccal diverticulum extending into the proboscis coelom. Posteriorly it extends up to the collar trunk septum and then extend into the trunk and as pharynx. तो जो बक्कल कैविटी होती है वहाँ से एक प्रोजेक्शन अराइज होती है, उसकी जो रूफ होती है बक्कल कैविटी की जो रूफ होगी वहाँ से एक प्रोजेक्शन अराइज होती है। बक्कल कैविटी कहाँ पर है, आपके कॉलर वाले रीजन पर है, और कॉलर के आगे क्या प्रेजेंट है, प्रोबोसिस। तो बक्कल कैविटी वाले जोन से उसकी रूफ से एक स्टॉक या आप कह सकते हैं एक प्रोजेक्शन अराइज होती है, जो कि जिसको कि हम लोग बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन है ये आगे की तरफ, यानी कि जो प्रोबोसिस जोन होती है वहाँ तक पेनिट्रेट करती है, यानी कि प्रोबोसिस जोन में जो सीलोम वाला रीजन होता है वहाँ पर जो है आपकी जो बक्कल डाइवर्टिकुलम होती है वो प्रोजेक्ट करती है। और उसके पीछे जो बक्कल कैविटी का पार्ट होता है, बक्कल कैविटी एंड कहाँ पर होगी, जा कर के पोस्टीरियरली एक्सटेंड अप टू द कॉलर ट्रंक सेप्टम। कॉलर और ट्रंक मतलब कॉलर के ठीक पीछे ट्रंक वाला रीजन होता है, तो जहाँ पर कॉलर ख़त्म हो रही है वहीं पर आपका जो है एंडिंग पॉइंट होता है बक्कल कैविटी का, और जहाँ पर ट्रंक शुरू हो रही है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है फेरिंग्स का। तो इस तरीके से बक्कल कैविटी होती है। यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ ये देखिए, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं।
इस स्ट्रक्चर में आपको इसकी पोजीशन में थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें ये जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज़ ये जो ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्रोबोसिस। ये इसका स्टॉक वाला रीजन है और ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है पूरा, ये इसका कॉलर वाला रीजन है। और ये यहाँ से ये जो गिल स्लिट्स यहाँ से दिखाई दे रहे हैं ये इसके पीछे का पोर्शन जो पूरा है ये आपका क्या है, ट्रंक वाला रीजन है। ठीक है, तो जो बॉडी थी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। और उसके बाद ट्रंक वाला जो रीजन था वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ब्रैंकियल रीजन जहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, उसके पीछे का रीजन जिसको हम लोग हेपेटिक जोन बोलते हैं वहाँ पर हेपेटिक सीका प्रेजेंट है, और हेपेटिक सीका या हेपेटिक जोन के नीचे पीछे वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम लोग पोस्ट हेपेटिक रीजन या एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपकी जो ट्रंक थी वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। बट हम लोग बात कर रहे हैं अभी प्रोबोसिस और कॉलर की। तो प्रोबोसिस वाले रीजन में जो है प्रोबोसिस के स्टॉक वाले रीजन और कॉलरेट वाले रीजन के बीच में क्या प्रेजेंट है, माउथ। देखिए यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है, ये देखिए स्लिट प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं माउथ। ये माउथ आगे जा करके कहाँ खुलता है, आपके कॉलर वाले रीजन में। ये देखिए कॉलर वाला रीजन है, माउथ कहाँ ओपन हो रहा है, कॉलर में। कॉलर में माउथ किस में ओपन होता है, बक्कल कैविटी में। तो ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी की रूफ ये है और यहाँ से एक प्रोजेक्शन अराइज हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। देखिए ये प्रोजेक्शन कहाँ जा रही है, आपके प्रोबोसिस जोन में जा रही है। तो ये देखिए बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो बक्कल डाइवर्टिकुलम सीलोम, ये क्या है, ये प्रोबोसिस की सीलोम है। तो प्रोबोसिस सीलोम में बक्कल डाइवर्टिकुलम इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका माउथ हो गया, इसके पीछे बक्कल कैविटी हो गई, और बक्कल कैविटी इंडअप होती है आपके कॉलरेट वाले रीजन से। यहाँ ट्रंक जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से बक्कल कैविटी ख़त्म हो जाती है, और जहाँ से ट्रंक शुरू हुई है वहाँ से फेरिंग्स जोन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब फेरिंग्स की बात कर लेते हैं हम लोग कि जो फेरिंग्स है हमारा वो किस तरीके का होता है यहाँ पर। तो फेरिंग्स की बात करें, फेरिंग्स लाइज इन द ब्रैंकियल रीजन ऑफ द ट्रंक। ठीक है, ट्रंक भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, मैंने अभी आपको बताया। पहला जो होता है वो ब्रैंकियल जोन होता है जहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद का जो जोन होता है हेपेटिक जोन होता है, और उसके बाद का जोन पोस्ट हेपेटिक जोन या एब्डोमिनल रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है ट्रंक का जिसको हम लोग ब्रैंकियल जोन बोलते हैं, जहाँ तक ब्रैंकियल रीजन होता है वहाँ तक फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। मतलब जहाँ पर गिल स्लिट्स आखिरी गिल स्लिट प्रेजेंट होगा वहाँ तक फेरिंग्स कंटिन्यू होती है। ठीक है, इसके बाद जो है जो आपकी फेरिंग्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, तो पहला जो पार्ट होता है फेरिंग्स का दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स बोलते हैं। तो अब 2 पार्ट कैसे हुए, अब आप ऐसे समझिए कि ये जो है सबसे पहले प्रोबोसिस जोन था, उसके पीछे कॉलर जोन है, प्रोबोसिस कॉलर, और उसके पीछे ट्रंक। प्रोबोसिस रीजन और कॉलर के बीच में माउथ शुरू हुआ, माउथ ओपन हुआ बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी कॉलर रीजन में प्रेजेंट थी। कॉलर रीजन जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से आपकी स्टार्ट हुई फेरिंग्स। फेरिंग्स रीजन कहाँ होगा, ट्रंक वाले रीजन में। अब ट्रंक वाला जो रीजन है यहाँ पर भी जो फेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट हुई है, अब इस ट्रंक को हम बीच से डिवाइड कर दें, मतलब एक पोर्शन डॉर्सल साइड होगा, एक पोर्शन आपका वेंट्रल साइड होगा। तो बीचों बीच में एक रिज डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराब्रैंकियल रिज। ठीक है, पैराब्रैंकियल रिज जो होती है वो फेरिंग्स को 2 पार्ट्स में सेपरेट करती है। एक पार्ट जो डॉर्सल साइड का होगा, एक पार्ट जो वेंट्रल साइड का होगा। डॉर्सल साइड वाला जो पार्ट होता है वो आपका ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स होता है, मतलब यहाँ से रेस्पिरेशन का काम किया जाता है क्योंकि इसी पोर्शन में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। और जो उसके नीचे का पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव पोर्शन, वो जो फेरिंग्स का पार्ट होगा वहाँ पर जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो किया जाता है। तो अब यहाँ पर मैं एक बार पोजीशन भी दिखाना चाहूँगी पैराब्रैंकियल रिज की। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये रीजन, ये जो पीछे का रीजन है, ये जो सारा रीजन है यहाँ पर, ये क्या है, ये ब्रैंकियल जोन है, क्योंकि जहाँ तक आपको गिल स्लिट्स दिख रहे हैं वो सारा रीजन ब्रैंकियल जोन का होता है। ठीक
ठीक है। अब देखिए ब्रांकियल जोन को ये एक रिज अराइज हो रही है यहाँ पर, ये अराइज दिख रही है आपको रिज। इसी रिज को ये देखिए यहाँ पर पिंक कलर का मार्क दिया हुआ है मैंने, इस रिज को बोलते हैं पैरा ब्रांकियल रिज। इसी रिज से आप कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स है, ये देखिए यहाँ से ही तो फेरिंग्स शुरू हो रही है, तो फेरिंग्स यहीं से दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। ये डॉर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल साइड का पार्ट है। तो डॉर्सल साइड पर क्या प्रेजेंट थे, आपके गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग ब्रांकियल पार्ट बोलते हैं, ब्रांकियल फेरिंग्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि गिल्स प्रेजेंट है। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। मतलब जो ये पार्ट होगा, यहाँ से जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो जो है किया जाएगा। तो फेरिंग्स यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपकी ब्रांकियल पोर्शन और डाइजेस्टिव पोर्शन, ठीक है। फेरिंग्स जो होता है वो आगे जा कर के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके ईसोफेगस में। तो इसके बाद फेरिंग्स में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ, यही चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताया। फेरिंग्स लाइज इन द ब्रांकियल रीजन ऑफ द ट्रंक, ब्रांकियल रीजन में प्रेजेंट होती है ट्रंक के। इट्स वॉल बियर अ लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग ईच लेटरल साइड, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज पैरा ब्रांकियल रिज। These lateral constrictions project into its lumen as ridge called parabranchial ridge, consisting of the tall columnar cells की बनी होती है। These ridges and constrictions incompletely divide the pharynx into a dorsal branchial portion, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर फेरिंग्स भी बोलते हैं, डॉर्सल ब्रांकियल पोर्शन। और जो दूसरा वाला पार्ट होगा जो कि वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन या डाइजेस्टिव फेरिंग्स भी बोलते हैं। तो फेरिंग्स यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रांकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स और डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। तो ब्रांकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स कहाँ होगा, डॉर्सल साइड पर, और डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स कहाँ होगा, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगा। तो ब्रांकियल साइड पर जो होता है उसमें क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी फेरिंग्स, द डॉर्सल ब्रांकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स इज परफोरेटेड। क्यों परफोरेटेड होता है, क्योंकि गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं डॉर्सोलेटरली बाई 2 rows ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट्स, ठीक है, यू शेप्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ कंसर्न विद रेस्पिरेशन, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो दूसरा पार्ट होता है फेरिंग्स का, दैट इज डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, और ये किसके लिए, डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज कंसर्न विद द फूड कंस्ट्रक्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ठीक है। तो डाइजेस्टिव पोर्शन जो होगा वो फूड के डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट्स सीलिएटेड एपिथेलियल वॉल कंटेन ग्लैंड सेल्स, ठीक है, तो इसकी वॉल जो है ग्लैंड सेल्स को कंटेन करती होती है। इसके बाद का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस वाला जो रीज़न होता है वहाँ पर कौन सा रीज़न है, ईसोफेगस कौन सा रीज़न होता है, तो फेरिंग्स जो है जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से ईसोफेगस शुरू होता है। तो फेरिंग्स ख़त्म कहाँ होती है, जहाँ पर ब्रांकियल जोन ख़त्म होगी। भाई ट्रंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रांकियल रीजन, हिपेटिक रीजन और पोस्ट हिपेटिक रीजन। तो ब्रांकियल रीजन में फेरिंग्स प्रेजेंट है, और जहाँ ब्रांकियल रीजन ख़त्म हुआ, मतलब लास्ट जहाँ पर आपका स्लिट प्रेजेंट होती है, वो लास्ट जहाँ पर आपकी स्लिट प्रेजेंट होगी, किसकी, गिल स्लिट प्रेजेंट होगी, उसी रीज़न को जो है बोलते हैं ईसोफेगस। मतलब जहाँ से लास्ट एंडिंग होगा, एंडिंग पॉइंट होगा, उसी को हम लोग ईसोफेगस बोलेंगे। तो बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट्स द फेरिंग कंटिन्यूज इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। तो जहाँ से लास्ट गिल स्लिट ख़त्म हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईसोफेगस बोलेंगे। The dorsal and ventral division of the pharynx continue for some distance into the esophagus. तो pharynx का जो dorsal और ventral division हुआ है वो esophagus में भी continue होता है कुछ distance तक. In this region, the dorsal part of the esophagus is called as postbranchial canal. Dorsal part को postbranchial canal बोलेंगे, which possesses thick folded and glandular epithelium. The posterior part of the esophagus reduced in diameter and has deeply furrowed epithelium. तो इस तरीके से epithelium होगा. इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है ये जो है क्लियर कर रहा है कि क्या क्या पोजीशंस होती हैं
इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में आप देख सकते हैं इसमें कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा, मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको। सबसे बाहर क्या होगी, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। तो ये देखिए आपको एपिडर्मिस दिख रही है। ये क्या प्रोबोसिस वाला रीजन है। ये मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, इनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स बोल रहे हैं, ठीक है। बीच में सेंटर में क्या एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोबोसिस सीलोम बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोबोसिस सीलोम आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये एक सर्कुलर मसल लेयर आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर सर्कुलर मसल लेयर, ये एक सर्कुलर मसल लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये ग्लोमेरुलस है जो कि एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके पीछे ये पेरिकार्डियम आपको दिखाया जा रहा है। पेरिकार्डियम के अंदर ये हार्ट प्रेजेंट होता है। ये एक जो डार्क कलर की नर्व दिखाई जा रही है आपको, दैट इज़ जो है नर्व लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपको यहाँ पीछे की तरफ ये देखिए सीलिएटेड फनल एंड पोर ऑफ द सीलोम दिखाया जा रहा है। सीलोम का पोर दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जो कि ये जो सीलोम होती है किसकी, प्रोबोसिस की, वो ओपन होती है इसी पोर से बाहर, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो ये बक्कल डायवर्टिकुलम आपको दिख रहा है। फिर इसके पीछे यहाँ पर आप देखेंगे तो वेंट्रल मीजेंट्रीज वही होती हैं जो कि सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के फॉर्म करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा प्रोबोसिस स्केलेटन ये आपको दिख रहा है क्योंकि प्रोबोसिस जोन में प्रेजेंट है। माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वेनस साइनस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉलर कॉर्ड जिसको हम लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा ये जो है डॉर्सल मीजेंट्रीज प्रेजेंट हैं। ये जो है आपकी वेंट्रल कॉलर मीजेंट्रीज हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं क्या है, वेंट्रल कॉलर मीजेंट्रीज है। ये बक्कल कैविटी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये देखिए ये सीलोम दिखाई दे रही है। ये सीलोम जो है वो कॉलर वाले रीजन की सीलोम है। यहाँ पर भी सीलोम प्रेजेंट होती है और यहाँ पर भी सीलोम प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से यहाँ भी सीलोम प्रेजेंट होती है। ये ट्रंक वाले रीजन पे सीलोम और जो है मीजेंट्रीज प्रेजेंट है। ये देखिए डॉर्सल ट्रंक मीजेंट्री प्रेजेंट है, ठीक है। स्केलेटल रॉड्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये फेरिंग्स जोन है। ये बीच में आपका पैराब्रैंकियल रिज है जो कि दो पार्ट्स में फेरिंग्स को डिवाइड कर रही है। ये डाइजेस्टिव फेरिंग्स है, ये आपकी ब्रैंकियल फेरिंग्स है। इसके अलावा ईसोफेगियल पाथ दिखाया जा रहा है कि आगे इस तरीके से कंटिन्यू होता है। और ये आपके वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स दिखाई जा रही है। जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं दैट इज़ वेंट्रल साइड की लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स हैं। और इसी तरीके से डॉर्सल साइड पर भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉर्सल नर्व कॉर्ड आपको दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, एक मिनट, ये आपको यहाँ पर ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड दिखाई दे रही है। ये फिर इसके बाद ये आपको टंग बार्स दिखाई दे रहे हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिखाई दे रही है। इस तरीके से आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर्स हो गई। इसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटेस्टाइन से। तो जो इंटेस्टाइन होगा वो कहाँ पर होगा और ये किसके बाद आता है, मतलब जो आपका फेरिंग्स जो ईसोफेगस वाला रीजन होता है जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होगी। तो बिहाइंड द ईसोफेगस इज़ एन इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगी। इट ऑक्यूपाइज द हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक रीजन ऑफ द ट्रंक, ठीक है। तो आपके हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक रीजन वाले जो जोन होगी, पीछे का जो जोन था जहाँ पर हिपेटिक जोन और पोस्ट हिपेटिक जोन था, वो रीजन ट्रंक का ऑक्यूपाई करता है इंटेस्टाइन को। द हिपेटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इज़ हाईली वेस्कुलर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई की जाती है। इट्स एपिथेलियल सेल डार्क ग्रीन कलर की होती है एपिथेलियल सेल्स और डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। एंड इट्स डॉर्सल वॉल फॉर्म्स न्यूमरस प्रोमिनेंट सर्कुलेशंस कॉल्ड हिपेटिक सीका, ठीक है। तो इसकी जो वॉल होती है वो कुछ सर्कुलेशंस डेवलप करती है जिनको हम लोग हिपेटिक सीका बोलते हैं, विच पुश द बॉडी वॉल आउटवर्ड्स एंड आर दस विजिबल एक्सटर्नली।
और इसी की वजह से बाहर कुछ आउटग्रोथ्स दिखाई देती है, क्योंकि ये पुशअप करते हैं, बाहर की तरफ पुश होते हैं, जैसे कि कुछ आउटग्रोथ्स आपको दिखाई देती है, वही हेपेटिक सीका होता है या हेपेटिक जोन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। द पोस्टीरियर हेपेटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद वेंट्रल बॉडी वॉल बाय द पाइगोकॉर्ड। ठीक है, पाइगोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ये एक एंडो स्केलेटन है आप कह सकते हैं, जो कि कहाँ पोस्ट हेपेटिक रीजन में प्रेजेंट होता है। द इंटेस्टाइन हैज़ द फॉर्म ऑफ अ सिंपल ट्यूब। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन भी। बियर्स अ पेयर ऑफ डोर्सोलेटरल ग्रूव्स लाइंड बाय टॉल एपिथेलियल सेल बियरिंग लॉन्ग सीलिया। तो इस तरीके से सीलिया भी प्रेजेंट होंगी। इसके बाद इंटेस्टाइन जो होगी वो आगे कंटिन्यू होती है एनएस पे। Posteriorly, the intestine opens out through the anus, situated at the extreme hind end of the body. एकदम लास्ट पोर पर प्रेजेंट होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है एनस, जो कि इंटेस्टाइन का लास्ट, मतलब इंटेस्टाइन ओपन होती है एनस में। द एनस ऑफ्टन पजेस स्फिंक्टर मसल्स, तो एनस पर स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसेस की, फूड फीडिंग और डाइजेशन की बात करेंगे कि कैसे फूड को टेक किया जाता है, कैसे फीडिंग होती है, कैसे इसका डाइजेशन होता है। तो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगी थ्रू दिस डायग्राम। तो यहाँ अगर आप देखें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है। होता क्या है कि वाटर करंट जो है डेवलप की जाती है। अब वाटर करंट कैसे डेवलप की जाती है, जो आपका गिलपोर वाला रीजन होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सीलिया, और ये सीलिया मूव करते हैं जिससे कि वाटर करंट इंटर करती है माउथ में। ठीक है, माउथ में इंटर कर रही है, तो देखिए कहाँ से पानी इंटर करता है, यहाँ से पानी माउथ, ये माउथ है, माउथ से पानी इंटर करेगा। ठीक है, और माउथ से पानी इंटर करके ये इंटर करता है यहाँ अंदर, कहाँ आता है, जो आपका बक्कल कैविटी होगी यहाँ इस वाले रीजन में, बक्कल कैविटी से होते हुए आपका फेरिंग्स वाले जोन में आएगा। फेरिंग्स में दो पार्ट्स में फेरिंग्स डिवाइडेड थी आपकी, एक जो पार्ट था वो ब्रैंकियल जोन थी, एक डाइजेस्टिव पोर्शन था। ठीक है, तो जो वाटर आपका इंटर करता है यहाँ से, तो कुछ पोर्शन जो होता है वो यहाँ से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है थ्रू दीज गिल स्पोर्स। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, बट जो फूड पार्टिकल्स अंदर आए हैं वो डाइजेस्टिव फेरिंग्स से होते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। भाई फूड इनटेक हुआ माउथ से आया बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से आया आपके फेरिंग्स में, और फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइडेड थी, तो कुछ वाटर जो है ऊपर की तरफ निकल गया, कहाँ आपका जो ब्रैंकियल पोर्शन था फेरिंग्स का वहाँ से, और जो वाटर ब्रैंकियल पोर्शन से निकला वो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और जो फूड पार्टिकल्स थे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए यहाँ से फेरिंग्स के पीछे ईसोफेगस के पीछे इंटेस्टाइन के पीछे जो है आपकी एनस, तो इस तरीके से इस पाथ से होते हुए निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से फूड को इनटेक किया गया। तो एक तो सीधा तरीका हो गया कि पानी जो है माउथ से इंटर किया, माउथ से इंटर करके बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी से आपका बक्कल कैविटी से फेरिंग्स से ईसोफेगस से इंटेस्टाइन से आपका जो है एनएस के थ्रू बाहर चला गया, और जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो अंदर आए एंड देन उनका डाइजेशन किया गया इस तरीके से। एक तो तरीका ये हो गया। इसके अलावा रेगुलेशन भी अगर आप कहें तो रेगुलेशन भी, जो ये आपका प्री ओरल सीलिएटेड बैंड था, ये यहाँ पर रेगुलेट करता है फूड की एंटरिंग को, कि कौन सा फूड अंदर आना चाहिए, कौन सा फूड अंदर नहीं आना चाहिए। जो नहीं आना है तो कवर अप कर दिया जाता है माउथ कॉलरेट के थ्रू, और ये अनवांटेड पार्ट्स यहाँ पर आपको जो है चिपक जाते हैं इसकी बॉडी पर, क्योंकि म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है बॉडी पर। ठीक है, और जो है इसके अलावा पूरी बॉडी पर सीलिया भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सीलियरी मूवमेंट जो होता है प्रोबोसिस जोन पर, वो उसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो प्रोबोसिस रीजन पर चिपक जाते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ सीलिया जो है होती है इसकी सरफेस पर, जिससे कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको पीछे की तरफ, देखिए एरोज यहाँ पर यही शो कर रहे हैं कि फूड पार्टिकल्स जो प्रोबोसिस जोन में चिपक गए हैं उनको पीछे की तरफ मूव आउट किया जाता है, और ये मूव करते हुए ये पीछे की तरफ माउथ से होते हुए अगेन यहाँ पर इनको पहुँचाया जाता है। तो एक तरीका है कि सीधे माउथ में फूड पार्टिकल्स इंटर कर गए, और एक तरीका है कि आपकी प्रोबोसिस जोन पर जो पार्टिकल्स चिपक गए हैं
उनको पीछे की तरफ मूव किया जाता है और ये वही पाथ से होते हुए माउथ, बक्कल कैविटी, फिर ईसोफेगस, स्टमक, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन से होते हुए फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलते हैं, तो ये डाइजेशन का रोल हो जाता है। और जो वाटर ऊपर की तरफ आपका फेरिंग्स जोन से निकलता है वो आपका रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है और वाटर में क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, यहाँ पर इनटेक कर लिया जाता है ऑक्सीजन का, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट थी उसको जो है रिलीज़ कर दिया जाता है, तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कर लिया। तो ऊपर वाला जो फेरिंग्स जोन था जिसको ब्रैंकियल फेरिंग्स बोलते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो नीचे का ट्रैक था, डाइजेस्टिव ट्रैक था फेरिंग्स का, वो आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फूड की इनटेकिंग के लिए या फूड डाइजेशन के लिए। फिर फूड को पास आउट किया जाता है पीछे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आता है फिर वहाँ पर जो है हेपेटिक सीका प्रेजेंट है, कई सारे एंजाइम्स रिलीज़ किए जाते हैं बॉडी से, आपके जो प्रोबोसिस जोन है वहाँ से भी कुछ एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट किए जाते हैं, ट्रंक वाले रीजन से भी। तो इस तरीके से कई सारे एंजाइम्स रिलीज़ किए जाते हैं जो कि फूड का डाइजेशन करते हैं, एंड डाइजेशन करने के बाद फूड को आगे जो है पास आउट कर दिया जाता है, और फूड इस तरीके से जो है एब्जॉर्प्शन किया जाता है फूड का, और देन जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको NS के थ्रू बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक होल प्रोसेस बताया। इसके अलावा मैंने चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी कर दी हैं, प्रॉपर्ली लिख भी दिया है, जिससे कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो फूड एंड फीडिंग में अगर देखेंगे आप तो बैलेनोग्लॉसस इज अ सीलियरी फीडर। अभी मैंने कहा कि सीलियरी फीडर है क्योंकि कई सारे सीलिया इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। इट्स फूड कंप्राइजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन क्या हो सकता है फूड इसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एंड माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन वाटर मड ऑफ द बॉटम सैंड एंड विच इट मेक्स इट्स बर्थ। ठीक है, तो द लेटरल सीलिया लाइनिंग द गिल स्लिट्स set up a current of water directed backward which enters through the mouth। ठीक है, तो जो गिल स्लिट्स पर सीलिया प्रेजेंट थे वो एक करंट डेवलप करते हैं जिससे कि वाटर इंटर करता है माउथ में। ठीक है, टेक्स इट्स कोर्स थ्रू द बक्कल ट्यूब। ठीक है, ये करंट से वाटर माउथ से होते हुए बक्कल ट्यूब में आता है या बक्कल कैविटी में, देन फेरिंग्स में, फिर गिल स्लिट्स एंड ब्रैंकियल सैक से होते हुए लीव कर देता है थ्रू द गिल पोर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पायरेटरी कम फूड करंट। इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पायरेटरी कम फूड करंट। मतलब रेस्पिरेशन में भी रोल है और फूड के लिए भी इसका रोल है। तो ये जो करंट है वो रेस्पिरेशन और फूड के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम लोग इस करंट को क्या बोलेंगे? रेस्पायरेटरी कम फूड करंट। ठीक है, इसके बाद सम फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली इंटर द माउथ विद दिस करंट। ठीक है, डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं माउथ में, while some came in the contact with the proboscis and are entangled in the mucus that covers it। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कुछ तो इस डायरेक्ट करंट से माउथ से इंटर कर जाते हैं और कुछ क्या करते हैं प्रोबोसिस पर चिपक जाते हैं, क्योंकि प्रोबोसिस पर भी क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, द म्यूकस इज सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल ग्लैंड सेल्स ऑफ द प्रोबोसिस एपिथेलियम। सीलिया कवरिंग द प्रोबोसिस डायरेक्ट द म्यूकस स्ट्रिंग contracting food particles towards the pre-oral ciliary organ at the base of the proboscis। ठीक है, तो जो प्रोबोसिस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है वो डायरेक्ट करते हैं वो फूड पार्टिकल्स को कहाँ पर? प्री ओरल सीलिएटेड बैंड पर। ठीक है, वही प्री ओरल सीलिएटेड बैंड जहाँ पर फूड का सिलेक्शन किया जाता है, और देन वो जो फूड अगर इंटेक करने लायक होगा तो उसको इंटर कराया जाएगा माउथ में, अदरवाइज उसको कॉलरेट पर पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है, from here the mucus string pass back into the mouth by the action of the proboscis cilia assisted by the main water current entering the mouth। और वो सीधे जो माउथ में वाटर करंट जा रही है उसके थ्रू पास आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मड एंड और सैंड आर इंजेस्टेड डायरेक्टली अलॉन्ग विद द मड और सैंड एट द टाइम ऑफ द बरोइंग। ठीक है, एट द बेस ऑफ द प्रोबोसिस
प्रोबोसिस के बेस पे ऑन द वेंट्रल साइड देयर इज़ अ यू शेप्ड डिप्रेशन बॉर्डर्ड बाय लॉन्ग एपिडर्मल सेल्स बियरिंग लॉन्ग सीलिया। ठीक है, तो एक यू शेप डिप्रेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग प्री ओरल सीलेटेड बैंड है उसी की बात की जा रही है, उस पर लॉन्ग सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्री ओरल सीलेटेड ऑर्गन। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग प्री ओरल सीलेटेड ऑर्गन बोलेंगे। इट टेस्ट्स द क्वालिटी ऑफ फूड। अभी बताया कि इसका काम क्या था, तो ये टेस्ट करता है क्वालिटी ऑफ फूड एंड द वाटर एंटरिंग द माउथ। जो वाटर माउथ में एंटर कर रहा है उसकी क्वालिटी को चेक करने का काम कौन करेगा? प्री ओरल सीलेटेड बैंड। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस आर प्रिवेंटेड, इनको रोका जाता है फ्रॉम एंटरिंग द माउथ बाय द वेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉलरेट। ठीक है, वेंट्रल पार्ट, कॉलरेट के वेंट्रल पार्ट से क्यों, जैसे कि उसको कवर कर दिया जाता है उसके थ्रू, which does so by covering the mouth. Thus the rejected particle instead of entering the mouth pass back over the collar. तो वही चीज़ मैंने अभी बताई आपको कि कॉलर में जो माउथ में पार्टिकल्स इंटर नहीं कराने हैं उनको जो है कॉलरेट कवर अप कर देती है और वो कॉलर के ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके से जो है जो प्री ओरल सीलेटेड बैंड है वो उसको रेगुलेट करता है कि कौन से पार्टिकल्स को अंदर लेके जाना है, कौन से पार्टिकल्स को अंदर नहीं लेके जाना है। फिर क्या है? बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इज मेंटेन्ड बाय द सीलिया लाइनिंग विद इट्स वॉल। ठीक है, इन फेरिंग्स द फूड पासिस थ्रू द वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन। अब फूड जो होगा उसको वेंट्रल वाले जो पोर्शन था, डाइजेस्टिव पोर्शन, दो पार्ट्स में फेरिंग्स डिवाइडेड थी, एक ब्रैंकियल जोन और एक वेंट्रल जोन। तो अब जो फूड है उसको वेंट्रल जोन में पास आउट किया जाता है। द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इन बैलेनोग्लॉसिस इज़ नॉट नोन। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या होता है विद सर्टनली। However, the digestion of the food is brought about by the enzyme secreted by the proboscis gland. ठीक है, कुछ एंजाइम सेक्रेट किया जाता है विद द प्रोबोसिस ग्लैंड सेल्स ऑफ द फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड हेपेटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से कुछ एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं, उनकी हेल्प से डाइजेशन किया जाता है। प्रोबोसिस सेक्रेट म्यूकस। प्रोबोसिस जो होती है वो म्यूकस सेक्रेट करती है विच कंटेन्स एमाइलेजेस इज इंजेस्टेड विद द फूड। एमाइलेज जो है सेक्रेट करती है जो कि फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ग्लैंड सेल्स ऑफ द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस ऑल्सो सेक्रेट्स एंजाइम्स। ग्लैंड सेल्स और आपका जो ईसोफेगस है वहाँ से भी कुछ एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो क्लेम्ड दैट द हेपेटिक सीका सेक्रेट एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज एंड वीक प्रोटीएज। तो हेपेटिक सीका भी जो है एमाइलेज, माल्टेज और लाइपेज इस तरीके के वीक प्रोटीएजेस को सेक्रेट करता है, ये भी कहा जाता है। द एंजाइम्स डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन द मड और सैंड। Undigested substance along with the mud or sand passes out through the anus in large quantities which forms piles of the castings at the posterior opening of the burrow. तो इस तरीके से जो है अनवांटेड जो आपका फूड है उसका डाइजेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स एंड देन उसके बाद जो भी फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको थ्रू द एनस रिलीज़ कर दिया जाता है। और ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो बरो होती है ये दो पोर्स होते हैं, एक एंटीरियर पोर होता है और एक पोस्टीरियर पोर होता है। तो पोस्टीरियर पोर पर कुछ कैस्टिंग्स प्रेजेंट होती हैं फिशेस की, तो वो कैस्टिंग्स जो है एनएस के थ्रू रिलीज़ की जाती हैं और उस पोर पर प्रेजेंट होती है, तो वो उस पोर को कवर अप करने का काम करती हैं। और जब ये बरो फॉर्म करते हैं तो इस तरीके से ये उस जगह को, उस पोर को कवर अप कर देते हैं विद दीज कास्टिंग्स। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका डाइजेशन का बैलेनोग्लॉसिस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।